नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 15 मई को अपना डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स का पेपर दे दिया है। फाइनली हमारा पेपर हो चुका है। और कैसा गया पेपर, ये सारा मैंने फीडबैक ले लिया है बच्चों के साथ बैठकर, है ना। काफी देर से मैं उनसे बातें कर रहा था और काफी अच्छा महसूस हो रहा था कि बच्चों का पेपर जो है वो अच्छा गया है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्हें परेशान तो कर रहे थे, बट जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे। और ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो आने वाले कुछ दिनों बाद अपना मैथमेटिक्स का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इस एनालिसिस से आपको पता ये चलेगा कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, क्या डिफिकल्टी लेवल है अभी तक का, और क्या ऐसा ही पेपर हमें भी देखने को मिल सकता है। तो ये सेशन शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप अगले साल सीयूटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम करने क्या क्या वाले हैं वो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले 3 सालों में आए हैं, इंक्लूडिंग इस साल आज के दिन, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं पिछले 3 सालों में वो देखेंगे, ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे। और अगले साल के लिए हमारी क्या लर्निंग होनी चाहिए, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो अगले साल पेपर देने वाले हैं, है ना, क्या होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की। ठीक है, ये जानकारी मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जो अगले साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से 15 सवाल जो है वो पार्ट ए में है और 35 क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी में है। पार्ट बी में दो सेक्शंस होते हैं, बी वन एंड बी टू। बी वन जो है वो कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए है और बी टू जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए है। जो पहला सेक्शन है वो दोनों के लिए कॉमन होता है, कॉमन सिलेबस से ये 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अभी आपके टोटल 50 में से आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, जो इस साल ये नया रूल आया था। हालांकि पिछले साल तक आपको पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपको 15 क्वेश्चंस कंपलसरी नेचर के थे, आपको करने होते थे। बट जो पार्ट बी था उसमें आपको 35 में से सिर्फ 25 सवाल करने होते थे, यानी कि 10 बफर क्वेश्चंस होते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे। आप चूज कर सकते थे कि कौन से 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन पिछले साल तक था, बट इस साल ये नहीं है। इस साल आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, टोटल आपका 250 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 5 नंबर सही करने पे मिलेंगे और गलत करने पे आपका नेगेटिव -1 होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कैसा रहा है इस साल का। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में आपके इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस थे उनका अगर बाइफर्केशन देखेंगे तो वो हमें दिखाई देगा कि 80% पेपर तो इजी था। ठीक है, बट यहां पर 5% पेपर जो है वो मॉडरेट है और 15% पेपर को बच्चों ने डिफिकल्ट पाया है। अब ये एक बहुत बड़ा सैंपल स्पेस तो नहीं होता है, कुछ बच्चों के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है, तो आप इसको फाइनल नहीं मान सकते हो कि सर 15% का मतलब ये हो गया कि 50 का 15%, यानी कि लगभग लगभग 7-8 सवाल हमारे डिफिकल्ट आए थे। हो सकता है उसमें से शायद एक या दो ही ऐसे सवाल हों, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों को वो 7-8 सवाल तो कठिन लग रहे थे। तो ऐसा होता है। तो अभी आपको ये मान के चल रहा है कि ये जो है ये कुछ टेंटेटिव आपके पास जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले साल का कंपैरिजन भी यहां पर मैंने किया हुआ है। अब हम टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जो कि मेमोरी बेस्ड हैं, बट जो भी बच्चों को थोड़ा बहुत याद था वो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर अभी लिख के बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करें कि 2025 में रिलेशन फंक्शंस के 2 सवाल आपको यहां पर देखने को मिले थे। ठीक है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 3 सवाल, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का वेटेज हमेशा की तरह इस बार भी ज्यादा था, 8 सवाल देखने को मिले। सीएनडी में से 5 सवाल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 4 सवाल और इंटीग्रल से 8 सवाल आपसे देखने को मिले थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो एरिया अंडर द कर्व के नाम से भी जाना जाता है, उसमें से 3 सवाल देखने को मिले थे। किस किस टाइप के सवाल थे वो अभी हम बात करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 सवाल, वेक्टर 3D से 6 सवाल, एलपीपी से 2 और प्रोबेबिलिटी से 5 सवाल आपको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये वेटेज आपको इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आपको ये पता है कि अच्छा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 8 सवाल आते हैं, तो हमें, अगर आप अगले साल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किन चैप्टर को हमें फर्स्ट प्रियोरिटी में या फर्स्ट राउंड में कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की, तो इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के सवालों को लोगों ने थोड़ा सा डिफिकल्ट पाया।
हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन में लोगों का ये कहना था कि सर सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, डिफिकल्ट तो नहीं था बट लेंदी था। तो मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है कि इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो इसके सवाल पूछे गए थे वो सिर्फ ये पूछा गया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आपको और वो आपसे बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे, है ना। अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनका लेवल जो है वो डिक्रीज कर दिया गया है, तो वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के आसान सवाल पूछे गए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का सवाल पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी में से भी आसान सवाल पूछा गया है, और रिलेशन फंक्शन एंड एलपीपी के सवाल आज के सेशन में देखने को मिला है कि इनमें कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चीज नहीं देखा गया है। जैसे बोर्ड के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसा ही यहां पर भी पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किन किन सवालों को बच्चों ने याद रखा और वो हमसे शेयर किया, और वो सवाल कैसे दिखते हैं वो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक्स में जो सवाल पूछा गया था उसमें ये बोला गया था कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्ट डेटा बता पाना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। कुछ का पेपर अच्छा गया होता है, कुछ का पेपर जो है वो अच्छा नहीं गया होता है, तो उनसे बहुत ज्यादा हम फोर्सफुली नहीं पूछ सकते हैं कि बताओ बताओ कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो जितना उन्हें याद होता है वो हमें बताते हैं और उसी बेसिस पे हम आपका एनालिसिस करते हैं। तो ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपसे बोल रहा था कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए करने पे आपको क्या मिलेगा। क्या ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, या ये नल मैट्रिक्स मिलेगा, ऐसा कुछ सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है सवाल आपसे पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में आपसे जो सवाल पूछा गया था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन -2 से -4, ऐसा एक सवाल आपको देखने को मिला था। फिर आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 4, ऐसा एक सवाल देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एलपीपी में अगर एक सवाल आपको याद हो, आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू भी किया होगा, सीयूटी की प्रिपरेशन के थ्रू भी किया होगा, कि आपको डायग्राम दिया गया है और डायग्राम देख के आपको कंस्ट्रेंट्स बताने हैं 4 ऑप्शंस में कि कौन से होंगे। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट्स बताने हैं कि कौन से होंगे, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें वेक्टर एंड 3D की तो डायरेक्शन रेशियो पर बेस्ड सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अभी हम एग्जैक्टली कुछ सवाल जो हैं वो भी करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि एलपीपी में अगर आपसे बोला जाता था कि जेड मैक्स जो है वो किसी 2 पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा ये बताइए, है ना। आपने ऐसे सवाल बहुत किए हैं कि ए इज इक्वल टू 2 भी है, ए बाई 2 इज इक्वल टू बी है ना, ए इज इक्वल टू बी बाई 2 है, ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर्स में आपसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सवाल पूछा गया था, सिंपल सवाल था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ इंटीग्रल्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व में, आपसे पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया आएगा उसका एरिया आपसे पूछा गया था, और साथ ही साथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी और एक लाइन और एक x इज इक्वल टू 4 दिया गया था। इसके इंटरसेक्शन से जो एरिया बन रहा है उसका एरिया आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन में बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर सवाल पूछा गया है, और रिलेशन में आपसे ये बोला गया था कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा एक सवाल देखने को मिला था। ठीक है, और यहां पर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी सिंपल सवाल देखने को मिला था, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिला था। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि सर अगर हम 2 महीने भी, लास्ट के 2 महीने भी अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो भी ये पेपर बहुत आराम से बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। अब हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है, बट जिन बच्चों से मेरी बात हुई है वो एवरेज बच्चे हैं, है ना, क्योंकि अगर वो टॉपर बच्चे होते तो ये बात मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करता। बट उन्होंने मुझे ये बोला कि सर अगर हम लास्ट के 2 महीने भी अच्छे से पढ़ के चले जाते तो भी हम बहुत और अच्छा करके आते, कुछ चीजें हमसे मिस हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ क्वेश्चन छूट गए, बट अगर हम 2 महीने थोड़ा सा लग के पढ़ते तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। जैसे कि आपके पास में एक सवाल जो है
है ना, क्योंकि दो शिफ्ट के सवाल हैं मेरे पास में। तो आपसे बोला गया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 के बराबर है, ए जो है वो 2/2 का अगर मैट्रिक्स है, तो आपसे बोल रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है। फिर आपसे एक सवाल जो है वो पूछा गया था कि अगर ए जो है वो एक 2/2 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 ठीक है, 3 4 5 2। और आपसे बोला जा रहा है कि 2a+b जो है वो एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स है। तो बताइए कि बी मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन का, जो सवाल पूछा गया था उसमें आपसे बोला गया था 0 से 6, और आपसे बोला गया था कि सेक स्क्वायर x-π/6 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपने किए हुए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपसे बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कि d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन वाई, और आपसे बोल रहा है कि इसके ऑर्डर और इसके डिग्री का सम बता दो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको पूछे गए थे। फिर आपको एक दो वेक्टर दिया गया था 2i प्लस pj प्लस k, एंड दूसरा एक वेक्टर दिया गया था आपको माइनस का 4i माइनस का 6j और प्लस का 26k। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप थक चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत कम से कम समय में अभी फ्री करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और इसमें आपसे बोल रहा है कि p की वैल्यू बताओ अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे डायरेक्शन कोसाइन का एक सवाल पूछा गया था कि x-1/2 है, 1-y = 3 है, 2z-1 = 12 है। तो बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी का एक बहुत आसान सवाल पूछा गया था। ठीक है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो सवाल आए थे वो इसके आसपास ही आपसे पूछे गए थे। तो आपसे बोल रहा है कि पी ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो आपके पास में 0.3 है। आपसे बोल रहा है कि पी ए की वैल्यू अगर 0.4 है और पी बी की वैल्यू अगर 0.8 है, तो आप बताइए कि पी बी बाय ए, यानी कि अगर ए इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल जो है ये पूछा गया था आपका कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है 3x+5 एंड k(x²), और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 2 है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो आपसे बोल रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये कंटिन्यूअस है, तो आपको बोल रहा है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक सवाल पूछा गया था, मैं थोड़ा सा रफ वे में लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा मैनेज करेंगे कि एक्स डी वाई माइनस 1+x² dx इज इक्वल टू dx है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, है ना। और इसी की तरह आपके पास में एक सवाल पूछा गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्या था वो कि साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस टेन इनवर्स π/4, ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, टेन इनवर्स 1 था वैसे तो ये, तो इसको अपन सही कर लेते हैं, टेन इनवर्स 1। ठीक है, टेन इनवर्स 1 ये आपसे पूछा गया था। तो ऐसे काफी सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आपको इनसे हेल्प मिलेगी। और ये सब बताने का रीजन क्या है, इन सबको बताने का रीजन ये है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लो, इसके जैसे और भी जो रेप्लिका क्वेश्चंस है उनका आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपके पेपर में अगर इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले या इससे मिलते जुलते सवाल मिले तो आप कर पाओ उसको। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2026 में 27 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। बच्चों से बात करके ये समझ में आता है, और एज ए एजुकेटर मुझे ये चीज मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपको जरूर देखकर जाना चाहिए। कई बच्चों का पिछले, मतलब मैंने जो कल एक सेशन लिया था उसमें भी बच्चों के फीडबैक्स थे। मैं एज ए एजुकेटर भी सजेस्ट करता हूँ, और आज के बच्चों
आज के पेपर में भी बच्चों से बात करके मुझे पता चला, तो उन्होंने कहा कि सर एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम्पलर से भी आ रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्पलर नहीं पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा है। बट जिन्होंने दोनों पढ़ा है वो ये चीज बता पा रहे हैं कि सर एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस दिखते हैं, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस दिखते हैं। बस हाँ, एग्जाम्पलर का वेटेज थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। ठीक है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज को करने से फायदा हुआ है और पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होकर सवाल बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज देख के जाते हो तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो 2026 में या आगे चलकर अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कि आप शुरू से लग जाइए, बिल्कुल शुरू से, ठीक है, ताकि आपको लीड मिले, ठीक है, आपको फायदा मिले। क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी लेट शुरू करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और कंपटीशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है अपने अंदर, डिसिप्लिन कल्टीवेट करना है, डिसिप्लिन्ड रहना है पूरे साल भर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप किसी को मेंटर बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब टीचर हो सकता है, आपका स्कूल टीचर हो सकता है, आपका कोचिंग वाला टीचर हो सकता है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, जिनको भी आप मेंटोर मानते हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। वो जो जो बोल रहे हैं उन्हें आप करते जाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें फायदा मिले इस वीडियो के एनालिसिस से और वो अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा करें। ठीक है, मेरा नाम है पंकज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।